तो आज हम देखने वाले हैं पॉवर्टी के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं पॉवर्टी के बारे में कि निर्धनता किसे कहते हैं, गरीबी किसे कहते हैं। ठीक है, इन जनरल एक डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से अगर हम इसको देखें पूरा, तो यहाँ पर दैट इज, सबसे पहले हम इसके कंसेप्ट या बेसिक डेफिनेशन की बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि पॉवर्टी इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन सबसे पहले नंबर पे हमने लिखी हुई है, पॉवर्टी इज अ मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट। What do we actually understand by the word multi-dimensional? देखो, मल्टी डायमेंशनल का मतलब यहां पर हम क्या समझ सकते हैं कि अलग अलग डिफरेंट डायमेंशंस के साथ अगर कोई फिनोमिना, कोई प्रोसेस अगर काम कर रहा है तो वो मल्टी डायमेंशनल बोला जा सकता है। जैसे कि सपोज करिए अगर बात की जाए निर्धनता की या गरीबी की, पॉवर्टी, तो हम क्या मानते हैं यहां पर कि जैसे कि तीन नाम यहां पर देखो, शेल्टर, क्लोथिंग और food, shelter, clothing and food. If a person lacks the resources for a minimum standard of living, traditionally the term poverty refers to the lacking enough resources to provide the basic necessities of life, food, shelter and clothing और clean water। यहाँ पर, और clean water को भी हम थोड़ा सा यहाँ पर एक अलग अभी रखेंगे, हम पहले इन्हीं तीन की बात करेंगे, फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। But modern economist extends the term to include accesses to the healthcare, education and even transportation। even इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं अलग अलग लेवल पे। यानी कि यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अगर जब कभी भी पॉवर्टी की बात की जा रही है, निर्धनता की बात की जा रही है, तो तीन टर्म्स यहाँ पर आ रहे हैं। वो तीन टर्म आ रहे हैं, पहले नंबर पे रोटी, कपड़ा, मकान, जिनको हम बोलते हैं फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। बट जब हम बात करेंगे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में डिफरेंट डायमेंशंस आ जाएंगी। अब डिफरेंट डायमेंशंस और कौन कौन सी आ गई, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन, क्लीन वाटर। ये अगर किसी पर्सन को अगर ये सब कुछ भी नहीं मिल पा रहा है, अवेलेबिलिटी अगर इनकी भी नहीं है, तो उसे एक मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना मान लिया जाता है। ठीक है, समझिएगा दोनों में बहुत डिफरेंस है। व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉवर्टी कंसेप्ट, तो पॉवर्टी कंसेप्ट में हमारे पास जैसे हंगर को एक बहुत बेसिक एक एंटिटी माना गया है यहाँ पर, कि जो हंगर होता है उस हंगर के हिसाब से पॉवर्टी आपका चल सकता है। जैसे सपोज करिए इफ आई से कि जो हंगर इंडेक्स हमारा आया था इस बार, हंगर इंडेक्स 2023, ये हंगर इंडेक्स 2023 में हमें जो रैंक मिली थी दैट वाज 111, 111। ठीक है, 111 हमारी रैंक हंगर इंडेक्स में 2023 के अनुसार अगर बात की जाए तो। बट अगर मैं मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना की बात करूं, तो इंडिया इज ऑन फर्स्ट रैंक इन मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। यानी कि कहने का मतलब यहां पर क्या हो गया कि मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना में जब ये सारी चीजें ऐड की हमने, क्या क्या ऐड किया, क्लीन वाटर आपने ऐड कर दिया, हेल्थ केयर आपने ऐड किया हुआ, यहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ किया हुआ, ट्रांसपोर्टेशन ऐड कर दिया, चार और यहाँ पर टर्म्स में जोड़ दिए गए, और ये मल्टी डायमेंशनल फिर उसमें ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या किया गया कि ये जो पॉवर्टी है इसको भी जनरली दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। देयर आर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पॉवर्टी। एक को तो नाम दिया हुआ हमने एब्सोल्यूट पॉवर्टी, और एक दूसरा नाम दिया हुआ है रिलेटिव पॉवर्टी। पॉवर्टी इज ऑफन फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट इज एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, तो हुआ क्या कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में इन जनरल समझ लीजिएगा सिर्फ वो वाली बातें, मतलब पॉवर्टी के अंदर सिर्फ वो वाली बातें ही हैं जो हम शुरुआत से बचपन से सुनते आ रहे हैं, दैट इज रोटी, कपड़ा, मकान, यानी कि फूड, शेल्टर और क्लोथिंग। लेकिन अगर मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना की बात करें, तो मल्टी डायमेंशनल फिनोमिना में आपके और भी बहुत सारे सोसाइटिकल फिनोमिना को ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि सोशल पॉवर्टी को हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मान सकते हैं। कई बार पूछा जाता है, कई बार हम इसको इस तरीके से लिखते भी हैं एग्जाम में। इन जनरल जैसे अगर आपसे पूछा गया कि हाउ वुड यू डिफाइन द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, तो यू कैन राइट दैट द टर्म पॉवर्टी रेफर्स टू lack enough resources to provide the basic necessities of food, clean water, shelter, clothing. But in terms multidimensional poverty, the term include accesses to the healthcare, education, even transportation। ठीक है, ये हमारा 2 लाइन 3 लाइन के अंदर आराम से यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो जाएगा कि इन सारे फिनोमेना के अगर किसी व्यक्ति को कमी है या वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है इन सारे फिनोमेना को,
तो वो ऑटोमेटिकली मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट मान लिया जाएगा। ठीक है, अब दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एब्सोल्यूट पॉवर्टी और रिलेटिव पॉवर्टी। जैसा कि इनके नाम से ही समझ में आ रहा है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? कंप्लीट। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब ये जो सारे नाम लिखे हुए हैं, अगर ये कुछ भी, अगर एक व्यक्ति किसी भी तरीके से अगर उनको कमाने में या अर्जित करने में सक्षम नहीं है, नॉट कैपेबल टू एक तरीके से गेट द फूड, द शेल्टर, द क्लोथिंग, द एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, तो वो अल्टीमेटली क्या मान लिया गया? गरीब मान लिया गया। ऑन दी अदर हैंड रिलेटिव पॉवर्टी जब बात हो रही, तो रिलेटिव पॉवर्टी में कंपैरिजन निकाला जाएगा कि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के कंपैरिजन में, एक सोसाइटी किसी दूसरे सोसाइटी के कंपैरिजन में, एक कंट्री किसी दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में अगर यहां पर निर्धन मानी जाए तो उसे रिलेटिव पॉवर्टी बोल दिया जाता है। ठीक है, आगे चलते इसको देखते हैं कि किस तरीके से आएगा। हम यहां पर जो बात करने वाले हैं दैट इज, एक तो यूनाइटेड नेशन, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन पावर्टी को किस तरीके से रखा गया है। वर्ल्ड बैंक ने पावर्टी को किस प्रकार से रखा है। डॉक्टर अमर्त्य सेन, जिनका भी हाल ही में कुछ दिनों पहले निधन हुआ है, उन्होंने पावर्टी के बारे में क्या बात की? पावर्टी लाइन। उसके अलावा जो हमारा एमपीआई है, जिसके हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, 2020 से लेकर जो अभी तक के, अभी इन जनरल जो आया था मल्टी डायमेंशनल, दैट इज उसमें 2023 में हम पहले नंबर पर, 3 डायमेंशन, 3 इंडिकेटर्स और एमपीआई। ठीक, नीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल कॉनोटेशंस एंड पावर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया। पहले बात करते हैं पावर्टी एलिवेशन इन जनरल, इनको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। पावर्टी डेफिनेशन बाय द यूनाइटेड नेशंस, इसकी बात करते हैं। फंडामेंटली पावर्टी इज अ डिनायल ऑफ चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज, अ वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा? यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कहा गया कि फंडामेंटली पावर्टी क्या है? डिनाइल ऑफ चॉइस। डिनाइल ऑफ चॉइस यानी कि आपकी जो स्वतंत्रता है किसी चीज को अपनाने की, उसकी अगर स्वतंत्रता अगर आपके पास में नहीं है, उसके साथ साथ में अपॉर्चुनिटीज, जो भी आपको आपके पास में अपॉर्चुनिटीज है, वो अपॉर्चुनिटीज भी आप ग्रैब नहीं कर पा रहे, तो, और वायलेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि एक मानववाद का अगर किसी प्रकार से अगर उसके अगेंस्ट जाकर उसका कोई किसी तरीके का नेगेटिविटी अगर उसके बारे में आ रही है, मानववाद के बारे में, तो वो एक तरीके से गरीबी मान लिया जाएगा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण ना किया जा सके और उसके अधिकारों को पूरी तरह से, उसके जो राइट्स हैं उन राइट्स को टोटली वॉयलेट कर दिया जाए, उन्हें एक तरीके से बिल्कुल खारिज कर दिया जाए, तो वो पावर्टी, वो गरीबी के केस में जाएगा। अब देखो, इससे सीधा सीधा सो रोटी कपड़े मकान वाली बात कहां निकल कर आ रही है कि ये सब मानवीय अधिकार के रूप में बताए गए हैं, इनको ह्यूमन राइट्स के तहत लिया गया। रोटी कपड़ा मकान, इन सब की व्यवस्था करना कहीं ना कहीं अलग अलग देशों की सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने अपने देशों में, कि वो अपने देश के नागरिकों के लिए ये फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, इन सब चीजों की जो एक प्रॉपर मैनेजमेंट है, कुल टोटल पूरी व्यवस्थाएं हैं, अरेंजमेंट्स वगैरह, वो सारे अरेंजमेंट करने का काम करें। लेकिन अगर ऐसे अरेंजमेंट कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है या नहीं कर सकती, तो उस केस में वो पावर्टी के तहत मान ली जाएगी, उसे गरीबी के तहत मान लिया जाएगा, ऐसा यूनाइटेड नेशन कहता है। इट मीन्स लैक ऑफ बेसिक कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इफेक्टिवली इन सोसाइटी, जो कि अब हम बात कर रहे थे कि अगर कोई किसी तरीके से किसी सोसाइटी में इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दे पा रहा है, ठीक है, अपनी इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं दे पा रहा है, तो वो भी एक प्रकार से गरीब मान लिया जाएगा। इट मीन्स नॉट हैविंग इनफ टू फीड एंड क्लोथ अ फैमिली, नॉट हैविंग अ स्कूल और क्लिनिक टू गो टू, नॉट हैविंग द लैंड ऑन विच टू ग्रो वंस फूड or a job to earn one's living, not having access to credit। ना खाने के लिए उचित भोजन की व्यवस्था, ठीक है, जो इनफ फूड आपके पास में होना चाहिए भोजन के लिए, वो अवेलेबल नहीं होना, क्लोथिंग नहीं होना, स्कूल, क्लिनिक, कोई किसी तरीके की लैंड जिस पर वो कोई अनाज वगैरह बनाकर खा सकता है, जॉब टू अर्न वंस लिविंग जॉब और एक्सेस टू क्रेडिट, यानी कि बैंक क्रेडिट वगैरह या लोन वगैरह की किसी की भी बात कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं है तो ऐसे केस में उस आदमी को गरीबी के तहत रख लिया गया है, ये यूनाइटेड नेशंस ने कहा। इसके बाद इट मींस इनसिक्योरिटी, पावरलेसनेस, एक्सक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल, हाउस होल्ड, कम्युनिटीज। इनका भी अगर किसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अगर
इनसिक्योरिटी महसूस कर रहा है, अगर उसके पास में इतना शक्तिशाली नहीं है, पावरलेसनेस की एक वहां पर विविधता देखी जाती है। एक्सक्लूजन ऑफ इंडिविजुअल्स, यानी कि सोसाइटी से, समाज से अगर किसी व्यक्ति को बाहर रखा जाता है, अलग वो व्यक्ति रहता है। हाउस होल्ड एंड कम्युनिटीज, कम्युनिटीज से, अपने कम्युनिटीज के से बात करें या अपने पड़ोस से बात करें, तो अगर वो व्यक्ति बिल्कुल यहां से अलग रहता है, अलग किया गया है, तो उसे भी क्या मान लिया गया है, वो भी एक गरीबी के तहत माना जाएगा। It means susceptibility to violence, and it often implies living on marginal or fragile environments without access to clean water or sanitation. अगर आपके पास में ना क्लीन एनवायरमेंट है, ना आपके पास में क्लीन वाटर की व्यवस्था है और सैनिटेशन की व्यवस्था भी नहीं है, यानी कि मार्जिनल लेवल पे और फ्रेजाइल लेवल पे, यानी कि किसी भी तरह से छोटे मोटे लेवल पर भी अगर आपके पास में ये सारी सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, तो उसे गरीब मान लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन। ये डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, कई बार पूछी जाती है कि यूनाइटेड नेशन किस तरह से गरीबी का मापन करता है। एज पर द यूएन, poverty entails more than the lack of income and productive resources to ensure sustainable livelihoods, its manifestation, यानी कि अल्टीमेटली सारी बातें क्या हो रही हैं कि अगर आपके पास में जैसे हंगर, माल न्यूट्रिशन, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन, अदर बेसिक सर्विस, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन, सोशल एक्सक्लूजन जिसको बोला जाता है, यानी कि समाज से बाहर होना किसी व्यक्ति का, पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, द लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग, कि वो किसी निर्णय में भी अपनी भागीदारी नहीं दे पा रहा है। अगर किसी निर्णय में भी अपनी भागीदारी नहीं दे पा रहा है, तो उसे भी यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग, यूएन के अकॉर्डिंग गरीब मान लिया गया है। ठीक है, यानी कि यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें गरीबी को दर्शाती हैं। ठीक, उसी के तहत अगर अब अभी हम बात करें यहां पर वर्ल्ड बैंक के लिए, तो वर्ल्ड बैंक जनरली क्या मानता है? वर्ल्ड बैंक कहता है in 1990 the World Bank introduced the concept of poverty line to capture absolute poverty, then it was set at $1 per day। 1990 की यहां पर बात चल रही है, 1990 की यहां पर बात चल रही है। 1990 में वर्ल्ड बैंक ने कुछ डेटा प्रेजेंट किए, वर्ल्ड बैंक ने कुछ इस तरीके की पॉलिसी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ₹1 पर डे से कम, अगर उसका एक तरीके से कंजम्पशन है, डेली कंजम्पशन पर डे जो है ₹1 से कम अगर है, तो उस व्यक्ति को भी गरीब मान लिया जाएगा 1990 अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड बैंक। ठीक है, दूसरे नंबर पे यहां पर बात की जा रही है एज पर द रिवाइज्ड मेजर 2017 की जब बात चल रही है, 2017 के अकॉर्डिंग वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला, इस कंसेप्ट को उन्होंने थोड़ा चेंज किया और यहां पर जो डेटा दिए वो दिया 1.90 per day, $, 1.90 per day. This figure is known as इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन 2017 में जो सेट की गई, वो की गई $1.90, यानी कि 1.90 पर डे, यानी कि $2 से भी कम। अगर अभी वर्तमान स्थिति में बात करें हम, तो ये लगभग हमारे पास में ₹160 के आसपास समथिंग कुछ वैल्यू निकल कर आती है कि ₹160 पर डे से कम कंजम्पशन पर गरीब मान लिया जाएगा। ये इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है, ये आईपीएल की बात चल रही है यहाँ पर। बिलो पॉवर्टी लाइन इंडिया में जो हम जिस कंसेप्ट पे बात करते हैं वो ये कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बोला जा रहा है, इन एन अटेम्प्ट टू बी मोर प्रिसाइज विद इट्स क्लासिफिकेशन द ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली एडेड द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पॉवर्टी फॉर लिविंग इन मिडिल एंड हाई इनकम कंट्रीज। नाउ पॉवर्टी लाइन आर सेट $3.20 per day for the people living in lower middle income countries such as Egypt या इंडिया। ठीक है, जैसे कि यहां पर बात हो रही है इंडिया। ठीक, कितना बताया यहां पर इजिप्ट या इंडिया के लिए? $3.20। ठीक है, $3.20 यहां पर बात की हुई है, $3.20 की। और उसके साथ साथ यहां पर बोला हुआ 5.50 अ डे फॉर अपर मिडिल इनकम। ठीक है, 3.20 तो कहां पर? जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज है वहां पर, और अपर मिडिल इनकम पर $5.50 पर डे। ठीक, सच एज जमैका, साउथ अफ्रीका। द वर्ल्ड बैंक ऑल्सो रिलीज द थर्ड स्टैंडर्ड ऑफ हाई इनकम कंट्रीज, हाई इनकम कंट्रीज लाइक द यूएस। यहां पर बोला गया
21 या लगभग लगभग $22 पर डे, $22 पर डे से कम अगर किसी तरीके का कंजम्पशन है, इनकम जनरेशन है, तो वो व्यक्ति गरीबी में माना जाएगा, अदरवाइज गरीबी में माना नहीं जाएगा। उसके बाद 2018 में बात हुई कि 2018 के अंदर वर्ल्ड बैंक इंट्रोड्यूस्ड सोसाइटियल पॉवर्टी लाइन, SPL, सोसाइटियल पॉवर्टी लाइन, यानी कि जिस पर रिलेटिव पॉवर्टी आपकी बनेगी, टू कैप्चर रिलेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि रिलेटिव पॉवर्टी को दिखाने के लिए, उसको दर्शाने के लिए एक SPL नाम का कंसेप्ट लाया गया, सोसाइटल पॉवर्टी लाइन, टू कैप्चर द रिलेटिव एस्पेक्ट ऑफ पॉवर्टी। द SPL इज अ हाइब्रिड लाइन कंबाइनिंग द US 1.90 a day absolute poverty line with the relative component that increases median consumption or income in a economy rises। यानी कि यहां पर बात हो रही है कि एक हाइब्रिड लाइन है, एक हाइब्रिड लाइन है जो किस किस को कंबाइन कर रही है, ये कंबाइन कर रही है कंबाइनिंग द US एब्सोल्यूट पॉवर्टी, एक जो हम देख रहे थे कि $2 डे से कम वाला, इसको विद अ रिलेटिव कंपोनेंट that increases as the median consumption or income in an economy rises। इसकी बात यहां पर हो रही है, रिलेटिव कंपोनेंट दैट इंक्रीज द मीडियन कंजम्पशन, यानी कि कंजम्पशन को लेकर कि जैसे देखो अब यहां इनका कहने का सेंस सिंपल सा इतना सा है कि अगर कोई व्यक्ति अगर इनकम जनरेट कर रहा है और उसी की बिहाफ पे उसे गरीब माना जाए, या जो भी उसका पर्टिकुलर कंजम्पशन है उसके बिहाफ पर उसे गरीब माना जाए, तो हमने हमारे यहाँ पर एक तरीके से जो बात की हुई है वो कंजम्पशन की हुई है, अर्निंग से भी ज्यादा हमने यहाँ पर बात की हुई कंजम्पशन की। ये जैसे मान लीजिए अगर 42 रुपए, ठीक है, 41 रुपीज, या हम मान लेते हैं 32 रुपीज या 47 समथिंग, इंडिया में जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं, हमारे यहाँ पर जो डेटाज हैं वो कुछ इस तरीके के 32 रुपए और 47 रुपए, 47 रुपए आते हैं हमारे यहाँ पर अर्बन एरिया में और 32 आते हैं रूरल में। ये कंजम्पशन वैल्यू है, ये अर्निंग वैल्यू नहीं है, ये कंजम्पशन वैल्यू है। यानी कि ये नहीं कह रहा मैं कि यहां पर अगर आप इतने रुपए से कम अगर कमाते हैं तो आप गरीब हैं, नहीं, इतने रुपये से कम अगर आपका कंजम्पशन है, डेली कंजम्पशन अगर 47 रुपए से कम वैल्यू पे अगर आता है तो फिर वो गरीब माना जा रहा है। लेकिन यहां पर क्या किया गया, द SQL कंबाइनिंग इन दोनों को, $2 वाले केस को और रिलेटिव पॉवर्टी वाले केस को, इन दोनों को क्या कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। बट नो सिंगल इंडिकेटर कैन कैप्चर द मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ पॉवर्टी। आज भी कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बना हुआ है जो कि क्या कर सकता है, पॉवर्टी का एक बिल्कुल मल्टीपल डायमेंशन, अलग अलग जो डायमेंशंस हैं उनको एक साथ उनका पता लगा सकता है। तो उनके एक साथ पता लगाने के इस जो एक प्रॉब्लम थी है, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए क्या किया गया, कुछ पॉवर्टी एस्टिमेशंस किए गए थे, पॉवर्टी एस्टिमेशन बाय डॉक्टर अमर्त्य सेन। नाम सुन रखा होगा, अभी हाल ही में कुछ समय पहले इनका देहांत हो गया। डॉक्टर अमर्त्य सेन जो कि नोबेल पुरस्कार जीत चुके, नोबेल प्राइज जीत चुके हैं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिस्ट। उन्होंने कुछ इस तरीके की फंडामेंटल स्टडी उनकी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि डॉक्टर अमर्त्य सेन प्रोवाइडेड अ यूजफुल अल्टरनेटिव टू अंडरस्टैंड द पॉवर्टी। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, his capability approach to understanding poverty goes beyond income and stresses that whole ranges of mean available to achieve human capabilities such as literacy, longevity and access to the income। यानी कि आप जितनी ज्यादा आपकी एक व्यक्ति की कैपेबिलिटी कितनी है, ह्यूमन कैपेबिलिटी किस हिसाब से होनी चाहिए, लिटरेसी कौन कौन सी, 3 तरीके की कैपेबिलिटीज की यहां पर बात चल रही है। एक तो लिटरेसी, लॉन्गिटिविटी, ठीक है, लिटरेसी, लॉन्गिटिविटी, कितने लंबे समय तक वो काम कर पा रहा है, या जो जीवन उसका है वो जीवन प्रत्याशा कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी जिनको हम बोल सकते हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, और उसके साथ साथ में इनकम पर एक्सेस किस तरीके से वो इनकम जनरेट कर रहा है। इनके आधार पर आप मल्टी डायमेंशनल कंसेप्ट्स को पता लगा सकते हैं, ऐसा कहा गया डॉक्टर अमर्त्य सेन के द्वारा। ठीक, इन्हीं स्टडीज के ऊपर जब SDI की बात हुई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात होने लगी, तो वहां पर उसके बाद में डॉक्टर अमर्त्य सेन को इसी स्टडीज के लिए नोबेल ऑफ इकोनॉमिक्स दिया गया था। इनके साथ में एक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट भी थे जिनका नाम है डॉक्टर महबूब उल हक। डॉक्टर महबूब उल हक इज अ पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट।
दोनों को एक कंबाइंड नोबेल दिया गया, नोबेल ऑफ इकोनॉमिक्स, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए। पॉवर्टी लाइन की यहां पर परिभाषा क्या दी गई? द कन्वेंशनल अप्रोच टू मेजरिंग पॉवर्टी इज द स्पेसिफाई मिनिमम एक्सपेंडिचर, जो अभी हम बात कर रहे थे, खर्चा, कमाई से जरूरी नहीं है कि आप क्या कमाई करते हैं उसके हिसाब से गरीबी, मिनिमम एक्सपेंडिचर और इनकम required to purchase a basket of goods and services necessary to satisfy basic human needs. This minimum expenditure is called the poverty line. हमारे यहाँ पर जो बात चलती है वो इस मिनिमम एक्सपेंडिचर की, इसकी बात चलती है। तो ये पावर्टी लाइन हमारे यहाँ पर बोली जाती है कि एक्सपेंडिचर मेथड पर हम यहाँ पर पावर्टी लाइन को देखेंगे। द बास्केट ऑफ जीएस द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स इज द पावर्टी लाइन बास्केट। यानी कि जो जो वस्तुएं, जो जो सेवाएं उस एरिया में, उस जोन में आएंगी, उस पावर्टी लाइन के अंदर जाएंगी, उस बास्केट के अंदर जाएंगी, उन्हें पावर्टी लाइन गुड्स या पावर्टी लाइन बास्केट गुड्स मान लिया जाएगा, पीएलबी। ठीक है, पीएलबी क्या चीज है? पीएलबी द बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नेसेसरी टू सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड्स, वही शेल्टर, क्लोथिंग, फूड, क्लीन वाटर, ठीक, हेल्थ सर्विसेज, ये सारी जो चीजें हैं ये सब किसके अंदर आती हैं? पीएलबी के अंदर आती है, पावर्टी लाइन बास्केट के अंदर आती है। द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पावर्टी लाइन इज कॉल्ड द पावर्टी रेशियो और हेड काउंट रेशियो। क्या यहाँ पर पावर्टी रेशियो और हेड काउंट रेशियो क्या बताया गया? हेड काउंट, ध्यान रखिएगा, द प्रपोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन बिलो द पावर्टी लाइन, यानी कि आपके देश में कितनी जनसंख्या बिलो पावर्टी लाइन है, बिलो पावर्टी लाइन बीपीएल जनसंख्या कितनी है, उस बीपीएल जनसंख्या को एक तरीके से क्या माना गया? हेड काउंट रेशियो। उसके लिए हेड काउंट रेशियो वर्ड HCR का प्रयोग किया जाता है। जब कभी भी बीपीएल बनाना या बीपीएल की बात होती है तो वहां पर गवर्नमेंट सबसे पहले हेड काउंट रेशियो देखती है कि हेड काउंट रेशियो कितना है या पावर्टी रेशियो कितना है, उसके आधार पर बिलो पावर्टी लाइन बनाई जाती है, किसी व्यक्ति को बीपीएल की कैटेगरी के तहत रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद यहां पर बात हो रही है मोस्ट कंट्रीज एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड बैंक, यूएन फॉलो अ सिमिलर अप्रोच फॉर काउंटिंग द पुअर। हेड काउंट रेशियो अल्टीमेटली ये यहां पर ये कहने का मतलब ये पूरी दुनिया में जितने भी पर्टिकुलर जो कंट्रीज हैं, नेशंस हैं, वो हेड काउंट रेशियो का उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं गरीबी का पता लगाने के लिए, गरीबी को ध्यान में रख पता लगाने के लिए कि भाई कहां कहां कितनी कितनी गरीबी है, उसके लिए हेड काउंट रेशियो यूज में लिया जाता है। ठीक है, द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये हमसे क्या कह रहा है? द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज एन इंटरनेशनल मेजर ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कवरिंग 107 डेवलपिंग कंट्रीज। 107 डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे अगर गरीबी का मापन किया जा सकता है तो उसके लिए जो हमने फैक्टर बनाया हुआ है उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फैक्टर। द ग्लोबल एमपीआई वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन 2010 बाय द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, OPHI कई बार नाम आता है, एंड UNDP। ठीक है, UNDP और OPHI के द्वारा ये जो कंसेप्ट है 2010 में इसको रिलीज किया गया। द ग्लोबल एमपीआई इज रिलीज्ड एट द हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन जुलाई एवरी ईयर। जो पावर्टी हमारा बनता है ये फर्स्ट SDG आता है, ध्यान रखिएगा, पावर्टी जो आता है ये फर्स्ट SDG है, फर्स्ट SDG। फर्स्ट SDG गरीबी, तो उसी के तहत इसको बनाया गया। अब यहां पर 2020 वाले एमपीआई की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, 2023 में की बात नहीं करके पहले 2020 से यहां से देखते हैं क्योंकि एक मेजरमेंट इसका बना था तब। द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कंपेयर्स अक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी फॉर 107 कंट्रीज इन डेवलपिंग रीजन। दीज कंट्रीज आर होम टू 5.9 बिलियन पीपल, 3/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। यानी कि जो इस तरीके के देश जहां पर जनसंख्या थोड़ी सी ज्यादा है, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, उन कंट्रीज के अंदर यहां पर पॉवर्टी का कैलकुलेशन करने की बात चल रही है ऑन द बेसिस ऑफ बाय द फैक्टर यूजिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ऑफ दिस पीपल 1.3 बिलियन 22% आर आइडेंटिफाइड बाय द ग्लोबल एमपीआई। ठीक है, 22% लोगों पर एमपीआई को प्रयोग किया गया, एमपीआई का यूज किया गया।
एज मल्टी डायमेंशनल पुअर एज पर द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020, यानी 22% लोगों को यहाँ पर गरीबी के अंतर्गत मान लिया गया। और यहाँ पर ये देखा गया अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल MPI 2020, India is on 62nd among 107 countries with an MPI score of 0.123 and 27.91% head count ratio based on the National Family Health Survey for 2015-16 data. But अब अगर अभी हम इसकी बात करते हैं प्रेजेंट में, तो ये प्रेजेंट में जो हमारी रैंक यहाँ पर जारी है प्रेजेंट, वो आ रहा है फर्स्ट नंबर पे कि हमारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी कंसेप्ट ये पहले नंबर पे आ रहा। जब हम वर्तमान परिस्थिति के हिसाब से बात कर रहे हैं तो ठीक है, प्रेजेंट के हिसाब से बात करेंगे तो ये पहले नंबर पे हम यहाँ पर मिल रहे हैं खुद को। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब कभी भी आप गरीबी की बात करते हैं तो इसके कुछ डायमेंशन, जो अलग अलग डायमेंशन हम इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो 3 डायमेंशन हमने देखे हैं। कौन कौन से हैं 3 डायमेंशन? हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड। 3 डायमेंशन हैं, हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड, जिनकी जो वैल्यू दी हुई है वो कुछ इस तरीके से दी हुई है। इनको जो बांटा हुआ है दैट इज 1/3, 1/3 और 1/3। हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, ये 3 तो क्या हो गए? ये 3 तो क्या हो गए? डायमेंशंस हो गए। एजुकेशन इज ऑल्सो अ डायमेंशन और उसके अलावा लिविंग स्टैंडर्ड इज ऑल्सो अ डायमेंशन। तो ये तो डायमेंशंस हो गए। बट अगर हम बात करते हैं इंडिकेटर्स की कि क्या क्या इंडिकेटर्स वहां पर यूज में लिए जाते हैं, तो इंडिकेटर्स ये कुछ इस तरीके के इंडिकेटर्स, इनको हमने इंडिकेटर बोला हुआ है। ये इंडिकेटर्स काउंट किए जाएंगे। क्या क्या इंडिकेटर्स हैं? न्यूट्रिशन यानी कि पोषण, बच्चों में पोषण का ना होना, ठीक है, माल न्यूट्रिशन का होना, ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर माना जाता है। यानी कि जो बच्चा अगर 5 साल की उम्र तक उसका वजन कितना है, हाइट कितनी है, क्या हाइट बढ़ी या नहीं बढ़ी, वजन बढ़ा या नहीं बढ़ा, नहीं बढ़ा तो कितना चल रहा है, किस तरीके की क्या परिस्थितियां हैं, ठीक, सांस लेने में क्या प्रॉब्लम है, तो इतनी सारी चीजों को सबको इनको न्यूट्रिशन में रखा गया। क्या माँ का दूध बच्चे को मिल पाया या नहीं मिल पाया, जो दवाइयां उसको मिलनी थी वो मिल पाई या नहीं मिल पाई, तो वो न्यूट्रिशन माना जाएगा। चाइल्ड मोर्टालिटी, चाइल्ड मोर्टालिटी यानी कि नवजात मृत्यु दर, नवजात शिशु मृत्यु दर, चाइल्ड मोर्टालिटी, नवजात शिशु मृत्यु दर की 1000 बच्चों पर जो बच्चे एक तरीके से सरवाइव नहीं कर पाते, उन बच्चों की संख्या कितनी है, कि कितने बच्चे 1000 बच्चों पर सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, वो वाला कंसेप्ट है चाइल्ड मोर्टालिटी। उसके बाद जब हम एजुकेशन में आएंगे तो एजुकेशन में भी हमारे पास 2 अलग अलग इंडिकेटर, एक इंडिकेटर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और दूसरा स्कूल अटेंडेंस, कि कितने वर्ष तक, कितने वर्ष में बच्चा स्कूल जा रहा है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग उसकी कितने साल तक स्कूलिंग हुई है, ठीक है, क्या कहीं वो ऐसा तो नहीं कि 2 साल स्कूल गया उसके बाद स्कूल नहीं गया हो, आगे 3 साल स्कूल गया उसके बाद आगे स्कूल नहीं गया, तो यानी कि कंप्लीट स्कूलिंग बच्चे की हुई या नहीं हुई, उसको ईयर्स ऑफ स्कूलिंग को इसमें काउंट किया गया। उसके अलावा स्कूल अटेंडेंस, स्कूल अटेंडेंस यानी कि अटेंडेंस कितनी है उस स्कूल में, टोटल वो बच्चा कितने समय आया, कितने समय नहीं आया, या फिर टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स कितने एरिया में, तो वो स्कूल का काउंट या स्कूल के अंदर बच्चों का काउंट, ये स्कूल अटेंडेंस के तहत माना गया। ये एजुकेशन फैक्टर के अंतर्गत रखे गए। तीसरा फैक्टर आता है लिविंग स्टैंडर्ड। इसमें बात की हुई है कुकिंग फ्यूल यानी कि LPG गैस वगैरह या इस तरीके के जो संसाधन जो खाना बनाने में उपयोग में लिए जा सकते हैं, क्या वो हमारे पास में अवेलेबल हैं या नहीं है। सैनिटेशन, स्वच्छता की यहाँ पर बात की हुई है। ड्रिंकिंग वाटर, जो हमने बात की थी कि भाई पेयजल अगर नहीं हो तो भी गरीबी के तहत किसी को माना जा सकता है, रखा जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग और एसेट्स, ठीक है, अगर ये सारी व्यवस्थाएं अगर नहीं हो, अच्छा इनकी जो वैल्यू दी हुई है, वो दी हुई है 1/18, 1/18, 1/18, ठीक है, 1/18 के तहत इनको वैल्यू पे रखा गया है। और इनकी जो वैल्यू दी है दैट इज 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6, वो 1/3 हो गए, ये 1/6 से 6 और वो 1/18 हो जाएंगे। क्यों? इस वजह से क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं 6 पार्ट में, 3, 4, 5, 6, ठीक है, ये डिवाइड हो रहे हैं 6 पार्ट में। तो 1/6 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 1/6 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 1/18। ऐसे ये वैल्यू इसकी 1/18 निकल के आएगी, ठीक, क्योंकि ये तो 1/6 हो गए, ये तो टोटल 6 हो गए और ये कितने हैं 1/3 हैं,
तो वो 1/3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 की वैल्यू आएगी 1/18। और यहां पर कितनी, अब ये जैसे 2 हैं तो इनको 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 दैट इज 1/6। तो ऐसे इसकी वैल्यू 1/6 निकल के आ जाएगी। इसमें भी सेम यही होगा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/3 इज इक्वल टू 1/6। ऐसे ये वैल्यू निकल कर आती है। रेशियो से आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं, रेशियो में आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये से 10 इंडिकेटर्स होते हैं, जिन 10 इंडिकेटर्स के आधार पर गरीबी का निर्धारण किया जाता है, गरीबी के बारे में बात की जाती है कि गरीबी किस प्रकार से होगी, क्या इस तरीके का जो प्रोसेस चलेगा पॉवर्टी का वो कैसा होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। MPI एक्सेसेस पॉवर्टी एट द इंडिविजुअल लेवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहां पर दी हुई है कि एमपीआई जो होता है वो इंडिविजुअल लेवल पर गरीबी का मापन करता है। ठीक, इफ अ पर्सन इज डिप्राइव्ड इन अ थर्ड और मोर ऑफ 10 इंडिकेटर्स द ग्लोबल एमपीआई आइडेंटिफाइज देम एज एमपीआई पुअर। अगर इनमें से कोई एक भी अगर इनमें से बोला गया है इफ अ पर्सन इज डिप्राइव्ड इन अ थर्ड और मोर ऑफ 10, 10 से ज्यादा इंडिकेटर्स, ठीक है, जो टोटल इंडिकेटर्स 10 इंडिकेटर्स की हमने बात करी अभी, तो इन इंडिकेटर्स पर अगर खरा नहीं उतर पाता है, ये इंडिकेटर्स उसके पास में अवेलेबल नहीं है, तो ग्लोबल एमपीआई आइडेंटिफाइज देम एज एमपीआई पुअर। तो उनको एक तरीके से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में मान लिया जाएगा, मल्टी डायमेंशनल पावर मान लिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इफ अ पर्सन इज डिप्राइव्ड इन अ थर्ड और मोर ऑफ 10 इंडिकेटर्स, ठीक है, किसी भी वो जो तीसरा इंडिकेटर था, तीसरे इंडिकेटर में या पर्टिकुलरली 3 से ज्यादा इंडिकेटर में अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो उसे फिर यहां पर एमपीआई पुअर मान लिया गया। The extent or intensity of the poverty is also measured through the percentage of deprivation they are experiencing. The extent or intensity of the poverty is also measured through the percentage of deprivation. कि कितना deprivation हो रहा है, कितनी कमी हो रही है। जितनी ज्यादा कमी होती चली जाएगी उतनी ज्यादा पॉवर्टी बढ़ती चली जाएगी। ये जो फैक्टर्स हमने यहाँ पर देखे हैं, जितनी ज्यादा इन फैक्टर्स की कमी होगी उतना ज्यादा उसे एक तरीके से गरीबी के तहत रख लिया जाएगा, गरीबी के तहत मान लिया जाएगा। अब यहां पर हेल्थ के बारे में, न्यूट्रिशन में क्या बोला जा रहा है, एनी अडल्ट अंडर 70 इयर्स ऑफ एज और एनी चाइल्ड फॉर हुम देयर इज न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन इज अंडर नरिश्ड। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति, एनी अडल्ट अंडर 70 इयर्स ऑफ एज, 70 साल से कम उम्र की आयु पर है, बच्चा है, और अगर वो एक तरीके से अंडर नरिश्ड है तो उसे एक न्यूट्रिशन का फैक्टर मान लिया गया है, यानी कि यहां पर आपको 0 मिल जाएगा इस केस में। चाइल्ड मोर्टालिटी, एनी चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स हैज डाइड इन द फैमिली इन द 5-year पीरियड प्रेसीडिंग द सर्वे। ठीक है, अगर 18 साल से कम बच्चे, उम्र वाले बच्चों की अगर डेथ हो रही है, डाइड इन द फैमिली इन द 5-year पीरियड प्रेसीडिंग द सर्वे, 5 साल के अंदर अंदर, इस सर्वे के आने के 5 साल के अंदर अंदर, तो वहां पर भी चाइल्ड मोर्टालिटी को काउंट किया जाएगा। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, यहां पर एजुकेशन में बोला गया, no household member aged school entrance age plus 6 years or older have completed 6 years of schooling। 6 साल से अधिक के बच्चे ने 6 साल तक की स्कूलिंग कंप्लीट की है या नहीं की है, यानी कि 12वीं तक, जो अल्टीमेटली 12 साल तक या उम्र जब हुई है बच्चे की, तो वो स्कूल में अवेलेबिलिटी उसकी है या नहीं है, दैट इज ईयर ऑफ स्कूलिंग। नो हाउस होल्ड मेंबर एज्ड स्कूल एंट्रेंस एज plus 6 years or older have completed 6 years of schooling। at least 6 years आपकी स्कूलिंग कंप्लीट होनी चाहिए, 6 साल तक की स्कूलिंग होनी चाहिए। देन उसके बाद स्कूल अटेंडेंस के लिए बोला जा रहा है, एनी स्कूल एज चाइल्ड इज नॉट अटेंडिंग स्कूल अप टू द एज ऑफ विच ही वुड कंप्लीट क्लास 8। ठीक है, अगर वो क्लास 8वीं तक चला जाता, जैसे उम्र के एक पड़ाव में मान लीजिए, हम ऐसा मान लेते कि जैसे 8वीं क्लास का जो बच्चा है वो हम मान लेते हैं 15 ईयर्स ऑफ एज, या 15 भी नहीं मान सकते तो और कम इसको लेकर चलते हैं, हम कह देते हैं कि अगर कोई बच्चा है वो 13 साल का, 13 साल का, और 13 साल में कंप्लीट द क्लास 8, 8वीं क्लास में वो बच्चा आया। ठीक, तो एनी स्कूल एज चाइल्ड इज नॉट अटेंडिंग स्कूल अप टू द एज एट विच, यानी कि 13 वर्ष तक, 13 वर्ष की आयु तक अगर वो बच्चा स्कूल नहीं गया, 13 वर्ष की आयु तक अगर वो बच्चा स्कूल नहीं गया तो उसकी स्कूल अटेंडेंस क्या मान ली जाएगी, 0 मान ली जाएगी। यानी कि 13 वर्ष से पहले या 12 वर्ष से पहले उस बच्चे का स्कूल जाना अनिवार्य मान लिया गया है।
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में यहां पर सबसे पहले कुकिंग फ्यूल, द हाउस होल्ड कुक विद डंग वुड चारकोल और कोल, यानी कि गोबर, लकड़ी, कोयला, चारकोल कोयला, इनसे अगर खाना बनाया जा रहा है, इनसे अगर खाना बनाया जा रहा है तो उसे कुकिंग फ्यूल के तहत नहीं माना गया है। डंग, वुड, चारकोल और कोल, तो उसे इस तरीके से नहीं माना गया। फिर एलपीजी का यूज करने के लिए कहा गया कि लकड़ियों को और जो गोबर का यूज किया जा रहा है, कोयले का यूज किया जा रहा है, उससे कहीं उसे कुकिंग फ्यूल में तो काउंट नहीं किया जा रहा। सैनिटेशन, द हाउस होल्ड सैनिटेशन फैसिलिटी इज नॉट इम्प्रूव्ड अकॉर्डिंग टू एसडीजी गाइडलाइंस और इट इज इम्प्रूव्ड बट शेयर्ड विद अदर हाउस होल्ड। ठीक है, अगर मान लीजिए अगर आपके यहाँ पर स्वच्छता नहीं है, स्वच्छता नहीं है, तो वो भी एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का एक फैक्टर माना जाता है, एक इंडिकेटर माना जाता है। स्वच्छता का होना जरूरी है। अगर नॉट इम्प्रूव्ड है तो वो एक अस्वच्छता माना जाएगा, और उस अस्वच्छता से जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो जीने का तरीका, जीवन की जो एक तरीके से प्रोसेस होता है, वो ठीक तरीके का नहीं माना जाएगा। ड्रिंकिंग वाटर डज नॉट हैव एक्सेस टू इम्प्रूव्ड ड्रिंकिंग वाटर अकॉर्डिंग टू द एसडीजी गाइडलाइन। एसडीजी गाइडलाइन के तहत और इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर इज एटलीस्ट अ 30-minute वॉक फ्रॉम होम राउंड ट्रिप। 30 मिनट से अधिक दूरी पर अगर पानी की व्यवस्था है, या आपके घर में पानी की व्यवस्था नहीं है, या 30 मिनट से अधिक दूरी पर है, तो वो भी एक प्रकार से गलत माना जाएगा, उसे भी एक तरीके से गलत मान लिया जाएगा। यानी कि इस तरीके की चीजें होना ये भी गलत है। ठीक है, 13 वर्ष तक अगर स्कूल नहीं गया बच्चा तो वो भी गलत है। ठीक, उसके साथ साथ जो सैनिटेशन नहीं है तो वो भी एक तरीके से गलत मान लिया जाएगा। और अगर एसडीजी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अगर 30 मिनट से ज्यादा या उससे राउंड ट्रिप में या होम राउंड आने जाने में अगर 15-15 मिनट 30 मिनट से ज्यादा अगर आपको लगते हैं पानी के लिए, तो फिर उसे ड्रिंकिंग वाटर को, उस कंसेप्ट को एक तरीके से गलत मान लिया गया। इलेक्ट्रिसिटी, कोई इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं है तो भी गरीबी मान ली जाएगी। हाउसिंग, एटलीस्ट वन ऑफ 3 हाउसिंग मटेरियल्स फॉर रूफ, वॉल्स एंड फ्लोर आर इनएडिकेट, द फ्लोर इज ऑफ नेचुरल मटेरियल। ठीक है, यहां पर समझना इसको, at least one of the 3 housing materials for roof, walls and floor are inadequate. The floor is of natural materials, and or of roof or wall are of natural and rudimentary materials. यानी कि अगर मान लीजिए घर की छत, दीवारें या घर का जो फर्श है, जो फ्लोर है, अगर वो किसी भी तरीके की नेचुरल मटेरियल, यानी कि जैसे मान लीजिए हम मान लेते हैं चारा, या हम कह देते हैं काऊ डंग, गोबर से बना हुआ, ठीक, अगर इस प्रकार की चीजों से अगर बना हुआ है, नेचुरल चीजों से, अगर इन जनरल चीजों से बना हुआ है, तो वो हाउसिंग नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 हाउसिंग मटेरियल फॉर रूफ, वॉल एंड फ्लोर आर इनएडिकेट। ठीक है, इनएडिकेट तरीके से माने जाएंगे, गलत माने जाएंगे। द फ्लोर इज ऑफ नेचुरल मटीरियल्स एंड और ऑफ रूफ एंड वॉल्स आर ऑफ नेचुरल और रूडिमेंट्री मटीरियल्स। ठीक है, या तो वो सीमेंट से बने हुए नहीं, पक्का घर, पक्के घर की यहाँ पर बात की जा रही है कि अगर पक्का घर आपके पास में नहीं है तो वो भी एक तरीके से गलत मान लिया जाएगा। एसेट्स, एसेट्स के लिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, द हाउस होल्ड डज नॉट ओन मोर देन वन ऑफ दीज एसेट्स, रेडियो, टेलीविजन। ठीक है, मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा अगर ये चीजें अगर आपके पास में नहीं है, एक नहीं है तो चलेगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा नहीं है तो फिर उसमें थोड़ा सा एक प्रॉब्लमेटिक उसको मान लिया जाएगा, गरीबी के अंतर्गत उसको मान लिया जाएगा। रेडियो, टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, एनिमल कार्ड, ठीक है, बाइसिकल, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर, और एंड डज नॉट ओन अ कार और ट्रक, या एक मोटरसाइकिल की बात यहां पर हुई गई। अगर इनमें से कोई एक से ज्यादा चीजें अगर आपके पास में नहीं है, एक आध नहीं है चलेगा, एक से ज्यादा तो इन जनरल केस में उसे भी जो है हो सकता है, माइट बी पॉसिबल कि गरीबी में मान लिया जाए। अब जैसे सब कुछ होता है तो वो गरीब नहीं माना जा सकता। जैसे रेडियो जनरली मिल जाएगा आपको, टेलीविजन लोगों के पास मिल जाएगा, टेलीफोन की व्यवस्था है, कंप्यूटर सबके पास में है, ठीक है, बाइसिकल अवेलेबल हो जाएगी, मोटर बाइक अवेलेबल हो जाएगी, रेफ्रिजरेटर अवेलेबल हो जाएगा, कार अवेलेबल हो सकती, तो इस तरीके की चीजें अवेलेबल हैं, इसलिए वो गरीबी में नहीं माना जाएगा। ठीक, अब इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 से ज्यादा चीजें आपके पास में अवेलेबल हैं, तो आप गरीब उस केस में नहीं है। अगर हाँ, द हाउस होल्ड डज नॉट ओन मोर देन वन ऑफ दीज एसेट्स, ठीक, मोर देन वन ऑफ दीज एसेट्स, एक से ज्यादा अगर वो नहीं ओन कर रहा है, इनसे ज्यादा अगर नहीं आ पा रही है, तो फिर
तो फिर वो एक प्रॉब्लमेटिक है। यानी कि जैसे मान लो अगर आपके पास सिर्फ हम कहते हैं सिर्फ रेडियो ही है, बाकी टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, एनिमल कार्ड, बाइसिकल, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर, कार, ट्रक कुछ भी नहीं, तो फिर वो गरीबी के तहत मान लिया जाएगा। अदर पैरामीटर्स में यहाँ पर क्या बात की जा रही है, डिसएम्पावरमेंट, यानी कि समाज में या एक तरीके से सोसाइटी में अगर कल्याण की बात नहीं है, समाज कल्याण की बात नहीं है, सेल्फ जो एम्पावरमेंट है वो सेल्फ एम्पावरमेंट नहीं हो पा रहा है। पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क, आपका काम जो है वो अच्छा नहीं है, मजदूर प्रवृत्ति का काम है। अगर सोशल एक्सक्लूजन, अगर जैसे जो समाज में आपको एक तरीके से एंट्री नहीं है या समाज आपको बिल्कुल अलग करके रखता है, ठीक। रूरल अर्बन डिस्पैरिटी, अलग अलग गांवों में और शहरों में जो असमानताएं हैं वो लगातार अगर बढ़ी हुई हों। थ्रेट ऑफ वायलेंस, ज्यादा से ज्यादा हिंसा, ज्यादा से ज्यादा क्राइम, इनका अगर खतरा हो। लिविंग इन एरियाज दैट आर एनवायरमेंटली हैजार्डियस, यानी कि जैसे ऐसी जगह पर रहना जैसे नदियों के आसपास में या जहां किसी तरीके का हैजार्डियस कोई सिचुएशन होने की चांसेस ज्यादा है, जैसे समुद्र वगैरह के आसपास, नदियों के आसपास, पहाड़ों पे, ठीक है, तो वो हैजार्डियस सिचुएशंस मानी जाती हैं। अगर यहां पर भी है लिविंग इन दैट एरिया, तो वो भी गरीबी के अंतर्गत एक नोड लिया गया, उसे भी गरीबी के अंतर्गत माना गया है। अब यहां पर ये जो अलग अलग कॉनोटेशंस हैं, इनको किस तरीके से लिया गया है वो देखते हैं। जैसे सबसे पहले बात हो रही है मॉनेटरी बेस्ड पॉवर्टी मेजर्स। मॉनेटरी बेस्ड, इन मोस्ट केसेस नोट ऑल इंडिविजुअल्स हु आर इनकम पुअर आर मल्टी डायमेंशनल पुअर एंड नोट मल्टी डायमेंशनल पुअर आर इनकम पुअर। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी और इनकम पॉवर्टी या पॉवर्टी के अंदर एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है कि जैसे मान लीजिए अगर आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, अगर आप पैसा कमा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि आप गरीब नहीं हो सकते या वो व्यक्ति गरीब नहीं हो सकता। या फिर हम ये भी नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति गरीब है वो इनकम नहीं कमा रहा होगा, हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, इनकम तो जनरेट कर ही रहा होगा। तो इनकम जनरेट से इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। इन मोस्ट केसेस नॉट ऑल इंडिविजुअल्स हु आर इनकम पुअर, जिनकी इनकम जीरो है, जीरो इनकम, आर मल्टी डायमेंशनल पुअर। जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि एक व्यक्ति है, अच्छा खासा उसका बिजनेस है, अच्छा खासा उसका व्यापार चलता है, बहुत रिच है, ठीक है, करोड़ों के मालिक है, करोड़ों रुपए उनके पास में रखा हुआ है, लेकिन उनका जो बेटा है, वो बेटा या उनकी जो पत्नी है या उनकी जो बेटी है या जो भी XYZ उनके घर के जो मेंबर हैं, वो किसी तरीके की अर्निंग अपने लेवल पे अर्न नहीं कर रहे, तो क्या उनको हम गरीब कह दें क्योंकि उनके पास इनकम नहीं है? तो वो क्या गरीब मान लिए जाएंगे? नहीं माने जाएंगे। यहां पर यह कहा जा रहा है कि इनकम पुअर और मल्टी डायमेंशनली पुअर होंगे, वो जरूरी नहीं है। नॉट ऑल इंडिविजुअल्स हु आर इनकम पुअर आर मल्टी डायमेंशनली पुअर। तो इनकम पुअर, अगर नॉट ऑल मल्टी डायमेंशनली पुअर इंडिविजुअल्स आर इनकम पुअर, यानी कि जरूरी नहीं है, वो उस केस में गरीब नहीं माना जाएगा। सारे ही इंडिविजुअल्स हु आर गरीब व्यक्ति, इनकम से अगर गरीब है, इनकम अगर नहीं है और उसको मल्टी डायमेंशनल पुअर कहते हो, तो ऐसा जरूरी नहीं है। इनकम तो मे भी हो सकता है, मैं पॉसिबल कोई भी जनरेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसे मल्टी डायमेंशनल पुअर मान लूंगा, ठीक है। बहुआयामी निर्धन में उसे नहीं मान सकता क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे उसके परिवार से अवेलेबल हो, परिवार के जरिए अवेलेबल हो, चाहे सोसाइटी के जरिए अवेलेबल हो, चाहे सरकार के जरिए अवेलेबल हो, लेकिन अगर अवेलेबल है तो वो गरीब नहीं होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस पॉवर्टी और डेप्रिवेशन. Several studies have found that the economic growth is not strongly associated with the reduction in other deprivation such as child malnutrition और child mortality. अगर जो कुपोषण वाली बात है या नवजात शिशु मृत्यु दर वाली बात है, तो सिर्फ यही चीज डिसाइड नहीं कर सकती, कॉनोटेशंस हैं इसके सारे, यही चीज डिसाइड नहीं कर सकती कि वो जो कंट्री है या वो जो एरिया है वो एक तरीके से क्या होगा, गरीब होगा. इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज रिड्यूस पॉवर्टी. अगर किसी कंट्री की अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है, जैसे इन केस हम इंडिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहे हैं कुछ समय में, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में क्या लिख दिया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में हमने ये लिख दिया कि हम जो है पहले नंबर पर आ रहे हैं, पहली रैंक हमारी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में लग रही है. यानी कि इन दोनों का कहीं कोई संबंध नहीं होगा. कई बार बात करने में आती है, जैसे इंडिया इज द 5th रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है वो विश्व का 5वां सबसे बड़ा अमीर देश है, 5th रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में पहले नंबर पे. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज उतने ज्यादा अवेलेबल नहीं हो सकते लोगों के लिए.
या लोग इतने कैपेबल नहीं है अभी इन वर्तमान परिस्थितियों में, हम कह सकते हैं कि उनको बहुत ज्यादा इनकम वो जनरेट कर पाए, अपनी पॉवर्टी जो सारे इस तरीके के फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स के ऊपर खरे उतर पाए, स्वच्छ जल, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, ये सारी चीजें अवेलेबल हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं माना जा सकता उस केस में। ठीक। Poverty is multidimensional. Poor people describe ill-being to include poor health, nutrition, lack of adequate sanitation, clean water जो हम अभी बात कर रहे हैं, social exclusion and low education, bad housing condition, violence, shame, disempowerment and much more। तो अल्टीमेटली वही मल्टी डायमेंशनल हो गया, सीधा सा है, अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। नीड फॉर मोर पॉलिसी रिलेवेंट, यानी कि अल्टीमेटली हमें क्या है कि इसके लिए पॉलिसी मेकर्स हमारे इस तरीके के होने चाहिए, सरकारें हमारी इस तरीके की होनी चाहिए जो पॉवर्टी को एक तरीके से समझ पाए कि एक्चुअल में गरीबी कहते किस हैं। सिर्फ आप इनकम जनरेट नहीं कर रहे हैं इसका मतलब ही गरीब नहीं हो गया। अगर किसी व्यक्ति के पास में ये सारी सुविधाएं नहीं है तो उसे भी गरीब माना जाता है। पॉवर्टी एस्टिमेशन हमारे यहाँ पर कब कब किस किस तरीके से हुआ? In India, the first official rural and urban poverty lines are at the national level were introduced in 1979। वाई के अलग कमेटी, ध्यान रखिएगा अगर हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले 1979 में जो कमेटी बनी, वाई के अलग कमेटी, जिन्होंने सबसे पहले पॉवर्टी एस्टिमेशन दिए। ठीक, फर्स्ट टाइम सबसे पहले बात हुई। देन उसके बाद में 1993 में डीटी लकड़ावाला कमेटी, ठीक है, दीज पॉवर्टी लाइन्स टू द स्टेट्स एंड ओवर टाइम अलाउिंग ऑफिशियल पॉवर्टी काउंट ओवर टाइम टू टाइम इन द स्टेट्स, यानी कि केंद्र सरकार के साथ साथ राज्यों में भी गरीब लोगों की गणना की जाए, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों की गणना की जाए, ये वाली बात रखी गई डीटी लकड़ावाला समिति के द्वारा 1993 में। 2005 में एक कमेटी आई, सुरेश तेंदुलकर कमेटी, ठीक है, 2005 में एक कमेटी आई, तेंदुलकर कमेटी टू टेक, उसके अंदर एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, रिपोर्टिंग इन 2009। द तेंदुलकर कमेटी रिवाइज्ड अपवर्ड रूरल पॉवर्टी लाइन, कंटिन्यूड मीडिया क्रिटिसिज्म, लेड द गवर्नमेंट टू अपॉइंट द रंगराजन कमेटी इन 2012। जो कमेटी तेंदुलकर कमेटी बनी, इस तेंदुलकर कमेटी को कई सारी चीजें, इनकी जो रिपोर्ट प्रेजेंट की गई थी 2009 में, उसमें बहुत सारी अलग अलग तरीके की बातें की गई थी, जिसमें से कुछ बात कुछ इस तरीके की थी कि यदि एक व्यक्ति जो है, अगर वो मान लीजिए 27 रुपए पर डे पर पर्सन इन रूरल एरिया, अगर उसका कंजम्पशन नहीं है 27 रुपए से कम, अगर उसका कंजम्पशन है 27 रुपीज से बिलो, अगर उसका कंजम्पशन है तो उसे गरीब माना जाएगा। 27 रुपए से ज्यादा अगर कंजम्पशन है तो गरीब नहीं माना जाएगा। यानी कि लगभग 868 860 रुपए के आसपास अगर कोई व्यक्ति अगर साल भर का कमा रहा होगा, 810 हम मान लेते हैं इसको, 810 रुपए समथिंग, कुछ 810 815 रुपए की समथिंग कुछ डेटा आएगा, नंबर इतना, तो इतना अगर कोई व्यक्ति अगर कमा रहा है रूरल तो उसे गरीब नहीं माना जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अर्बन के लिए कहा गया कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो 1000 रुपए पर मंथ पर पर्सन अगर उसका कंजम्पशन इससे कम है तो उसे अर्बन एरिया में गरीब मान लिया जाएगा, और इससे ज्यादा है तो नहीं माना जाएगा। यानी कि अगर आप दिन का 33 रुपया अगर खर्च करते हैं, दिन का 33 रुपया अगर आप खर्च करते हैं, कंजम्पशन अगर आपका 33 रुपए के आसपास है, और जितना कंजम्पशन होगा उतनी इनकम भी होती है, तो मान लो इसको डायरेक्टली यही कह दो आपकी 33 रुपए दिन भर के कमाने हैं, अगर 33 रुपए दिन भर के कमा लिए तो वो व्यक्ति गरीब नहीं माना जाएगा। ऐसी कुछ रिपोर्ट दी गई तेंदुलकर समिति के द्वारा, जिसको काफी क्रिटिसिज्म मिला। तो उसके बाद एक नई कमेटी बनाई गई जिसको नाम दिया गया रंगराजन कमेटी 2012। रिपोर्टिंग इन जून 2014, द रंगराजन कमेटी रिकमेंडेड रेजिंग द फर्दर both rural and urban poverty lines. The decision is yet to be taken on रंगराजन कमेटी recommendations। ठीक है, यानी कि रंगराजन कमेटी जो आई, इस रंगराजन कमेटी ने इस नंबर को थोड़ा सा बढ़ाने की बात की। कितना बढ़ाने की बात की? इस नंबर को 27 रुपए से बढ़ाकर 32 रुपए, और ये नंबर जो 33 रुपए के समथिंग आएगा, ये नंबर अभी कितना आ रहा है 33 रुपए पर डे पर पर्सन, 33 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो टोटल आपके पास में लगभग 1000 रुपए यानी 33 रुपए एक दिन के। इसको
बढ़ाकर 43 रुपए, 43 रुपए की रिकमेंडेशन दी गई रंगराजन कमेटी के द्वारा इन 2014 जब इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रेजेंट की उस समय। तो पहले कितना था, पहले था यहाँ पर 27 रुपए और 33 रुपए, और उसको बढ़ाकर कर दिया गया आगे 47 रुपए और 32 रुपए। ठीक है, अगर इतना है इससे ज्यादा तो फिर वो गरीबी के कैटेगरी में नहीं आता, ऐसा यहाँ पर कहा गया। ठीक, उसके बाद इनके जो एस्टिमेशंस दिए गए उनके रिजल्ट्स कुछ किस तरीके से आए। Therefore, Tendulkar poverty line remains the official poverty line and the basis of the current fiscal poverty estimated in 1993, 2004 and 5, 2011, 12. As per the Tendulkar estimation, the percentage of people living below the poverty line in India is 21.9%. However, the Rangarajan estimation, the percentage of poverty living below the poverty line in India is 29.5%. यानी कि लगभग अगर हम रंगराजन कमेटी की बात करें तो 30% लोग, 29.5% लोग लगभग इसमें किसमें माने गए, पावर्टी लाइन के तहत मान लिए गए। ठीक, पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इंडिया में कौन कौन से चले हैं। पावर्टी एलिवेशन यानी कि गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो चलाए गए वो किस किस तरीके के चलाए गए उनकी बात करते हैं। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स एंड स्किल बिल्डिंग, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। ठीक है, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना किससे रिलेटेड थी, to generate meaningful employment opportunities for the unemployed and underemployed in rural area through the creation of economic infrastructure and community and social assets। यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बनाना किनके लिए, जो लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं और अंडर एम्प्लॉयड हैं, यानी कि रोजगार के क्रम में लगे हुए, रोजगार के लिए लगे हुए हैं, बेरोजगार हैं, ऐसे लोगों को रोजगार मुहैया कराना ये जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का लक्ष्य था। ठीक है, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की गई। अलग अलग लेवल पे उनको जैसे एनजीओस वगैरह चलाने के लिए, एसएचजी चलाने के लिए सरकार के द्वारा मान्यता देना, कुछ छोटे मोटे बिजनेस शुरू करना, इसके लिए यहाँ पर बात की गई। दूसरा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मनरेगा 2005 हम बहुत अच्छे से जानते हैं। दिस एक्ट प्रोवाइड्स 100 days of assured employment every year to every rural household. 1/3 of the proposed jobs would be reserved for वुमेन। ठीक है, 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। मनरेगा 2005 में आया अधिनियम और 2006 से ये योजना लागू कर दी गई थी। अंडर द प्रोग्राम, इफ एन एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एन एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 days, he or she will be entitled to a daily unemployment allowance। ठीक है, यहाँ पर बोला गया अंडर दिस प्रोग्राम इफ एन एप्लीकेंट इज नॉट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट विद इन 15 दिन के अंदर अंदर अगर उस व्यक्ति को काम नहीं दिया गया जिसने अप्लाई किया है, तो he or she will be entitled to be a daily unemployment allowance। तो उसको रोजगार भत्ता, दैनिक रोजगार भत्ता जो है वो दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ता, दैनिक बेरोजगारी भत्ता उस व्यक्ति को दिया जाएगा अगर 15 दिन के अंदर अंदर अगर उसको जॉब नहीं दी गई तो। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन की बात की गई, आजीविका मिशन 2011। इसमें क्या किया गया, जो ग्रामीण गरीब है, रूरल पुअर एंड प्रोवाइड देम जॉब विद द रेगुलर इनकम ऑन मंथली बेसिस। ठीक है, यानी कि लोगों को एक रेगुलर इनकम देना, मंथली बेसिस पे उनको जॉब्स वगैरह देना। नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन शुरू किया गया, एनयूएलएम अभी भी चलता है। फोकसेस ऑन ऑर्गेनाइजिंग अर्बन पुअर सेल्फ हेल्प ग्रुप, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर स्किल डेवलपमेंट, लीडिंग टू द मार्केट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट एंड हेल्प देम टू सेट अप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेंचर्स और इंश्योरिंग इजी एक्सेस टू क्रेडिट। यानी कि एक तरीके से एमएसएमई, ठीक है, एमएसएमई जो सिस्टम चलता है उसको यहाँ पर शुरू किया गया आजीविका मिशन, कि अगर कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति हस्तशिल्प में निपुण है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे कार्य में निपुण है, सिलाई में निपुण है, ठीक है, मसाला बनाना, पापड़ बनाना, इनमें निपुण है, तो उनको उस तरीके के रोजगार मुहैया कराना, ये सब नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन के तहत कहा गया। शहरी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन इसको नाम दिया जाता है हिंदी में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अभी जनरली चलती है। इट विल फोकस ऑन द फ्रेश एंट्रेंस टू द लेबर मार्केट, स्पेशली द लेबर मार्केट इज एंड क्लास 10 एंड 12th ड्रॉप आउट्स, जो 10वीं और 12वीं जिनकी कंप्लीट होने के बाद में अगर आगे फर्दर स्टडीज अगर आप नहीं कर रहे हैं, 10वीं और 12वीं आप पास नहीं है, तो ये एक तरीके से हमें लेबर मार्केट के अंदर वहां पर कौशल विकास के तहत एक जॉब वगैरह प्रोवाइड करवाने का काम करता है, दैट इज कौशल विकास योजना। फूड एंड शेल्टर, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ठीक है, ये एफसीआई के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, इसमें बोला गया था इट एम्स एनहांसिंग फूड सिक्योरिटी थ्रू वेज एम्प्लॉयमेंट, फूड सिक्योरिटी को
बढ़ावा देना, फूड सिक्योरिटी के लिए भी अलग अलग तरीके की जॉब्स निकाली गई, अलग अलग तरीके अभी आजकल भी निकाली जाती है। फूड इंस्पेक्टर जो होता है जनरली, तो वो इसी के तहत आता है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम के तहत। अन्नपूर्णा योजना 1999 2000 में प्रोवाइड इसको लाया गया था फॉर सीनियर सिटीजन, फूड टू सीनियर सिटीजन हु कैन नॉट टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स एंड आर नॉट अंडर द नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, जिनको पेंशन भी नहीं मिलनी है और सीनियर सिटीजन, ऐसे सीनियर सिटीजन जिनके पास में पेंशन नहीं आ रही है, उन लोगों के लिए एक तरीके से अनाज उपलब्ध कराना, इनकम उनको उपलब्ध कराना, उसके लिए अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना, हाउसिंग फॉर ऑल की यहां पर बात की गई कि कैसा घर बनाना, प्रधानमंत्री आवास योजना एंड प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और ग्रामीण। लेकिन अब इनको क्या कर दिया गया, दोनों को मर्ज कर दिया गया, एक कर दिया गया, ठीक है। 2015 में ये योजना शुरू की गई थी, 2015 में अलग अलग थी पहले शहरी और ग्रामीण, बट अब इसको क्या कर दिया गया, ग्रामीण और अर्बन को दोनों को मर्ज कर दिया गया। कैसे घर होने चाहिए, जहां पर टॉयलेट की व्यवस्था, वाटर, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ठीक है, और सौभाग्य योजना की इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो। ये सारी चीजें अगर अवेलेबल हैं तो फिर उसे एक तरीके से उस योजना का नाम दिया गया था यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना। अदर स्कीम्स लाइक इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम्स, ठीक है, इनके बारे में आपने सुन रखा होगा। तो ये इस तरीके की योजनाओं को यहाँ पर एक्सेस दिया गया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि बहुत अच्छे से हम समझते हैं कि जिसके तहत किसानों को 2-2 हजार की 3 किश्तें हर साल सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाती है, दैट इज किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके तहत बैंक अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं, जिन लोगों के बैंक अकाउंट्स नहीं उनके बैंक अकाउंट्स ओपन करने के लिए द स्कीम जनधन योजना। मोर देन इसमें जो है 2 करोड़ से भी ज्यादा अकाउंट अभी तक ओपन हो चुके हैं। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, गांवों के अंदर एक तरीके से सड़कें बनवाना, ठीक है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कराना, बैंक क्रेडिट किसानों को उपलब्ध करवाना, लोन वगैरह दिलवाना, दीज आर द थिंग्स। तो ये सारी हमारे पास में योजनाएं जिनके तहत हम गरीबी को कम करने की बात करते हैं। और जब बात आती है चैलेंजेस इसमें क्या क्या है, तो बहुत सारे अलग अलग चैलेंजेस, यानी कि ग्रामीण इलाकों के अंदर और शहरी इलाकों के अंदर जो एक डिस्पैरिटी है, जो विविधता, जो एक दूरी है, भिन्नता है, वो इसका एक बहुत बड़ा कारण बनती है कि हम बहुत तेजी से जो पॉवर्टी है उसको कम नहीं कर पा रहे इंडिया में, ठीक है। डिस्पाइट रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड unacceptability, high proportion of our population continues to suffer from severe and multidimensional deprivation। चाहे इनकम कंट्री की बहुत बढ़ रही है, चाहे जीडीपी बहुत बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ ज्यादा होने के कारण लगातार गरीब लोगों का जो नंबर है, गरीब लोगों की जो संख्या है, वो भी लगातार इंप्रूव करती जा रही है। While a large number of poverty alleviation programs initiated the function in Celos, there is no systematic attempt to identify people who are in poverty। हमारे यहाँ पर एक सिस्टम नहीं है, पूरा प्रॉपर सिस्टम नहीं बना हुआ कि कौन व्यक्ति गरीब है और कौन व्यक्ति गरीब नहीं है। उसका एक प्रॉपर मेथडोलॉजी नहीं है कि हम कैसे किसी व्यक्ति को गरीब मान लें और किसी व्यक्ति को अमीर मान सकते हैं। तो मेथडोलॉजी का लैक ऑफ मेथडोलॉजी होना वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सिस्टमेटिक तरीका नहीं है हमारे पास में। The resources allocated to the anti-poverty program are inadequate। जब बात की जाती है पीडीएस की, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हमारा सही नहीं है। उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सही ना होने के कारण भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है। There is no method to ensure that programs reach everybody they are meant for, यानी कि जिस व्यक्ति के लिए जो योजना बनी है, क्या वो योजना उस तक पहुंची है या नहीं, ये पता नहीं लग पाता। आधी योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती, उनका जो फायदा है वो लोगों तक नहीं पहुंच पाता, तो दैट इज ऑल्सो अ बिग प्रॉब्लम। ओवरलैपिंग, देयर हैज बीन अ ओवरलैपिंग ऑफ स्कीम्स, अलग अलग योजना अलग अलग समय पर अलग अलग योजनाओं का आ जाना, पुरानी योजना को बंद कर देना, उसी की जगह पर नई योजना ला देना, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लैक ऑफ प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन एंड राइट टारगेटिंग, योजनाओं का इंप्लीमेंटेशन नहीं होना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। एवरी ईयर अ ह्यूज नंबर इज एडेड टू द पॉपुलेशन पूल ऑफ कंट्री, दिस रेंडर्स द स्कीम इनइफेक्टिव, यानी कि लगातार जनसंख्या का बढ़ना ये एक बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है, ठीक है। अब इसको कम करने के लिए जनरली क्या क्या हो सकता है, जैसे एक तो रूरल पॉवर्टी को रिड्यूस करना, सबसे पहला जो टारगेट बनता है वो रूरल पॉवर्टी रिड्यूस करना बनता है, और उसके लिए आपका एग्रीकल्चर ग्रोथ का, और उसके साथ साथ में इन जनरल जैसे हम बात करें एग्रीकल्चर ग्रोथ और कनेक्टिविटी, कौन सी, रूरल अर्बन एरिया में कैपिटलाइजिंग ऑन द ग्रोइंग कनेक्टिविटी बिटवीन सर्विस सेक्टर्स, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर्स जितने भी हैं,
इनके बीच में कनेक्टिविटी, तीनों के बीच में कनेक्टिविटी किस तरीके की बन सकती है दोनों एरियाज में, अर्बन और रूरल, इनमें अगर कनेक्टिविटी अच्छे से बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें इरेडिकेट हो सकती है, गरीबी को हम कम कर सकते हैं। क्रिएटिंग मोर एंड बेटर जॉब्स, अच्छी जॉब्स, अच्छी इफेक्टिव जॉब्स को बनाना, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट बनता है। फोकसिंग ऑन वुमेन एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कि ज्यादा से ज्यादा जो एक फोकस हमारा होना चाहिए वो किन पर होना चाहिए, या तो महिलाओं पर या फिर एसटी समुदाय पर, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर। यहां से भी हम जो गरीबी है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। हाईएस्ट पॉवर्टी रेट्स ऑफ ऑल इंडिया सोशल ग्रुप्स एंड हैव प्रोग्रेस्ड मोर स्लोली देन द रेस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा गरीबी के तहत अगर अभी माना जाता है तो दैट इज द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कंसेप्ट, बहुत ज्यादा गरीबी के अंदर माना जाता है। और बाकी के जो और दूसरे ग्रुप्स हैं उनके मुकाबले इसकी जो गति है, प्रोग्रेस की जो गति है, जो प्रोग्रेस स्पीड है वो बहुत ज्यादा स्लो है। सेम कंसेप्ट महिलाओं के साथ भी कुछ इसी तरीके का, इसी को इंप्रूव किया जा रहा है। और इंप्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स, इंप्रूविंग ह्यूमन डेवलपमेंट आउटकम्स फॉर द पुअर, ठीक है, जैसे कि अंडर न्यूट्रिशन एंड ओपन डिफेकेशन। ओपन डिफेकेशन की बात बहुत समय से इंडिया में चल रही है कि ओपन डिफेकेशन फ्री, यानी खुले में शौच, खुले में शौच को बंद करना, अंडर न्यूट्रिशन को खत्म करना, ठीक। एंड एंडेमिक एंड नॉट ओनली कन्फाइंड टू द पुअर बट अदर्स टू, यानी कि सबके लिए, भारत में सबके लिए अल्टीमेटली कंसेप्ट ये रहना चाहिए जैसे कि आप जो है बीमारियों से रहित रहें, बीमारियां ना हो, बीमारियां से आपको ना लगे, उसके साथ साथ खुले में शौच ना हो, अंडर न्यूट्रिशन कंसेप्ट ना आए। बेटर हेल्थ, सैनिटेशन एंड एजुकेशन will not only help raise the productivity of the millions, they will also empower the people to meet their aspirations and provide the country with the new drivers of economic growth। सीधी सी बात है कि जितना ज्यादा अगर हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो इससे अल्टीमेटली जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, हमारी जो सोच है उसमें भी बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये वाली बात की गई है। टुगेदर विद अमंग डिस्कसिंग द नीड टू प्रोवाइड अ यूनिवर्सल बेसिक इनकम, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है सबको लगभग कुछ इस तरीके की सुविधाएं जो हैं, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल, स्किल डेवलपमेंट, ठीक, या बहुत सारी ऐसी सुविधाएं जो सरकार के द्वारा अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से पूरे देश के लिए दी जाती हैं, उनका इंप्लीमेंटेशन होना, ये सारी चीजों के जरिए हम इजीली पॉलिसीज विल गो अ लॉन्ग वे इन इरेडिकेटिंग द पॉवर्टी इन द कंट्री। अगर ये ठीक तरीके से इंप्लीमेंटेशन इन सारी चीजों का होने लग जाए तो हम ये मान लेंगे कि हम पॉवर्टी को यहाँ से कम कर सकते हैं, पॉवर्टी यहाँ से खत्म हो सकती है। दीज आर द बेसिक कंसेप्ट। हमने ये देखा थोड़ा सा एक बहुत शॉर्ट वे के अंदर, ठीक है। इसको और एलैबोरेट भी कर सकते हैं, क्वेश्चंस में आपको इसमें बताऊंगा भी सही कि किस किस तरीके के क्वेश्चन जनरली बनते हैं यहाँ से, ठीक। कमिटीज वगैरह को ध्यान रखिएगा, कमिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आए हैं, पूछे भी गए हैं, तो उनको भी थोड़ा सा आपको दिक्कत चलना है, ठीक है। बाकी इसको एक बार रिवाइज करिएगा, पूरा देखिएगा, जो भी इसमें समझ में ना आए यू कैन आस्क इट टू मी and you need to revise it first, then we will discuss about it. Okay, thank you so much। ध्यान रखिएगा अपना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में मिलेंगे, ठीक है, धन्यवाद।